हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के सहलोत और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक किरचॉफ लॉ के बारे में, जो इतना इम्पोर्टेंट है कि हर साल, ऑलमोस्ट हर साल 99% इस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये लॉ 2 नंबर में पूछा जाता है और इस पर 3 नंबर में एक क्वेश्चन, 5 नंबर में भी कई बार ये पूछा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th का ये टॉपिक है, इतना इम्पोर्टेंट है। आप इसका क्वेश्चन हर साल करीब करीब बोर्ड में ज़रूर देखेंगे और कंपटीशन में भी क्वेश्चंस इस पर ज़रूर देखने को मिलता है। बहुत ही सिंपल लेकिन थोड़ा सा समझने वाला खेल है इसमें। थोड़ा सा अगर आप समझेंगे ठीक से तो चीज़ें बिल्कुल समझ आ जाएंगी, बड़े आराम से आ जाएंगी। लेकिन अगर ज़रा सा तुमने ध्यान इधर उधर किया तो फिर बात समझ में नहीं आएगी, फिर आपके हाथ से ये निकल जाएगा। तो एज पर द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ में 2 लॉज होते हैं। देखिए, वैसे तो किरचॉफ लॉ पहले बनाया क्यों गया, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, किरचॉफ ने ये लॉ क्यों दिए, उसके बारे में हम जान लेते हैं। एक्चुअली जब हम क्लास 10th में पढ़ रहे थे, क्लास 10th में हम सर्किट को सॉल्व कर रहे थे। फॉर एग्जांपल ये कोई सर्किट था, ये ध्यान से देखिए, ये कोई सर्किट था। इसमें ये बैटरी लगी हुई थी 10 वोल्ट की और ये रेजिस्टेंस था, मान लीजिए ये R था, ये R, ये भी R, ये भी R और ये भी R। तो इसमें करंट निकालना सर्किट के अंदर इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि हमारे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके अंदर आराम से बन जा रहे हैं। दिस R और दिस R, ये सीरीज में हो गया तो ये हो गया 2R, पैरेलल में ये R हो गया, दिखाई पड़ रहा है ये वाला R। फिर उसके बाद ये पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद ये दोनों सीरीज में हो गए इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ। तो इस तरह की प्रॉब्लम बहुत सारी आप लोगों ने सॉल्व की होंगी, बड़ी आसानी से ये सॉल्व हो जाता है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिल जाता है। और फाइनली हम इसमें ओम्स लॉ V = IR का यूज करके, V = IR का यूज करके करंट की वैल्यू निकाल लेते थे। पर्टिकुलर हर एक एज के अंदर, हर एक जंक्शन के अंदर हमारा करंट हमें मिल जाता था बड़ी आसानी से। लेकिन अब प्रॉब्लम कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गई। कॉम्प्लिकेशंस ये हुई कि ओम्स लॉ का यूज करके अब हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो अब ये दिक्कत आई है। अब इस दिक्कत को कैसे सॉल्व करें, उसके लिए किरचॉफ ने हमें 2 लॉ दिए, जिनको हम किरचॉफ लॉ के नाम से जानते हैं। तो पहला है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, विच इज जंक्शन लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज जंक्शन लॉ। तो हम उसकी बात करेंगे जंक्शन लॉ की। जंक्शन लॉ क्या कहता है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ, विच इज जंक्शन लॉ। तो जंक्शन लॉ में किरचॉफ ने बताया कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स, एल्जेब्रिक सम ऑफ all the current at a junction is 0। एक जंक्शन पर एल्जेब्रिक सम सारे करंट का 0 होता है। दैट मीन्स दिस इज जंक्शन लॉ। दैट मीन्स अगर एक जंक्शन हमने ले लिया, उसमें आने वाला सारा करंट I1, I2, I3 और जाने वाला सारा करंट, ये आने वाला करंट अभी I1, I2, साइन कन्वेंशन देख लीजिए ध्यान से, और जाने वाला जो करंट है दैट इज I4 एंड I5। तो आने वाला करंट इज इक्विवेलेंट टू जाने वाला करंट। दैट मीन्स I1 + I2 + I3 is equal to I1
I4 प्लस I5 और एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स, दैट मीन्स विद साइन कन्वेंशन अगर एल्जेब्रिक सम करते हैं तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट कि किसी भी एक जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट उस जंक्शन से वापस भी जाएगा। बाय एनी ब्रांच टू एनी ब्रांच, किसी भी ब्रांच से आना और किसी भी ब्रांच पर जाना सब इक्विवेलेंट टू 0 होगा, यानी कि उस जंक्शन पर कोई करंट नहीं रुकेगा, वहां पर नेट करंट 0 होगा। ये हमारा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। इसका यूज करेंगे हम just to get the direction of current, just to have the current in different loop in different branches. And the second law is that is loop law। यहां पर हम लूप की बात करेंगे तो लूप लॉ में क्या होता है, algebraic sum of all the voltage in a loop, that is algebraic sum of all the voltage in a loop is 0। एक लूप के अंदर एल्जेब्रिक सम जो है सारी वोल्टेज का 0 होगा। इसकी एक और डेफिनेशन बनती है, उसको मैं और लिख देता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस is equal to net EMF of the loop। दोनों का मतलब सेम ही है, बस दोनों में लिखने का तरीका अलग है। तो इन्होंने कहा क्या कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इन अ लूप, लूप के अंदर जो वोल्टेज है हमारा तो वो 0 होगा, दैट मीन्स all voltage is 0 algebraic sum। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम algebraic sum of I into R is equal to algebraic sum of all EMF। अब इस लॉ को समझते हैं बहुत अच्छे से, देखिए अभी एक डायग्राम के साथ इसको समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों लॉज को क्लैरिफिकेशन के लिए हमें 2-4 प्रॉब्लम्स जरूर लगानी पड़ेंगी, तभी ये हमें ढंग से समझ आएगा, तभी हमें लगाना आएगा कि किस तरीके से इन दोनों लॉज का यूज करके हम सर्किट के अंदर ईएमएफ, सर्किट के अंदर करंट, पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दो हमारे लॉज हैं, इनको हमें याद करना है। 2 नंबर में यूजुअली हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्लास 12 में। अब इसके आगे की बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप, इन दोनों लॉज का यूज करेंगे, ठीक। तो अब हम किरचॉफ के फर्स्ट लॉ और किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज करके हम करंट और वोल्टेज निकालेंगे। देखिए ध्यान से, ये भी रब कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। तो एक सर्किट हमने मान लिया बनाया, लेट्स सपोज वी हैव अ सर्किट, ये एक सर्किट है, इसके अंदर पैरेलल में 2 सेल्स कनेक्ट हैं और इसकी कनेक्टिविटी यहां पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ है। ये रेजिस्टेंस है R1, ये R2 और ये कैपिटल R, दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसका ईएमएफ है E1 और इसका ईएमएफ बैटरी का E2। अब बड़े ध्यान से इन बातों को समझना है। अब सेकंड लॉ में और फर्स्ट लॉ में दोनों बातों को समझते जाएंगे और रूल्स को नोट करते जाएंगे, क्या क्या रूल्स हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और रूल्स को नोट करते हुए चलेंगे,
ताकि हम फर्दर कंफ्यूज ना हो कि किस तरीके से हमें किरचॉफ लगाना है। तो सबसे पहले किरचॉफ में फर्स्ट लॉ का यूज कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ जो है हमारा जंक्शन लॉ, ये कहता है कि जंक्शन पर जो इनकमिंग है करंट की और आउटगोइंग है दोनों बराबर है। यही तो कह रहा है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स ऑन अ जंक्शन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जंक्शन हमें जो दिखाई पड़ रहे हैं, एक तो ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट, दोनों जंक्शन दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैं इसको नेम कर देता हूँ, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक, तो ए जंक्शन पर आने वाला करंट, लेट्स सपोज इस E1 बैटरी से जो करंट निकला, ये करंट निकला, यूजुअली पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है बैटरी के, अगर कोई दूसरी बैटरी कनेक्ट नहीं है तो यूजुअली क्या हमेशा ही निकलता है पॉजिटिव से। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सामने दूसरी बैटरी कोई कनेक्ट हो और जो ज़्यादा ईएमएफ रखती हो तो वो करंट को नेगेटिव टर्मिनल में भी निकाल सकती है, क्योंकि दूसरी जो मजबूत बैटरी है, जो जिसका ईएमएफ ज़्यादा है, उसका जो है डोमिनेशन ज़्यादा होगा। वो भी देख लेंगे, समझ लेंगे उस चीज़ को भी। तो यहाँ पर जो है I1 करंट निकला और इससे निकला, इसमें I करंट गया और इससे I माइनस I1। ध्यान से देखिए, नेट इस वाले एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में I करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से I1 निकला तो इस वाली बैटरी से कितना निकल रहा होगा, I माइनस I1। और इस पॉइंट पर नेट कितना बना, जितना करंट आ रहा है उतना जा रहा है। इन दोनों का ऐड करो, इन दोनों का ऐड करके देखो, I माइनस I1 प्लस I1 दैट इज I, और कितना जा रहा है बाहर, I जा रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर हमने कौन सा रूल लगा लिया है, हमने जंक्शन रूल, फर्स्ट रूल लगा लिया और हमें ये वैल्यूज मिल गई, करंट मिल गया। अब इस पॉइंट पर जाएं तो आने वाला करंट I, एक बैटरी से जितना करंट आता है उतना ही जाता है। दैट मीन्स एक, अगर वायर की बात करूं तो एक वायर में केवल और केवल एक ही करंट फ्लो करता है, ये हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल एक ही करंट एक वायर में फ्लो करता है। बैटरी के अंदर जितना करंट आ रहा है उतना ही बैटरी से निकल रहा होता है। जितना बैटरी करंट डिस्चार्ज कर रही होती है, जितना निकाल रही होती है, उतना ही करंट अंदर लेती है बैटरी। बिल्कुल ध्यान से। और ये I हो गया तो इसका मतलब I1 इसमें जाएगा, क्योंकि ये बैटरी हमारी I1 करंट निकाल रही थी बाहर, तो I1 करंट को एंट्री भी देगी और ये हमारा I माइनस I1 को एंट्री देगी, I माइनस I1। ठीक, तो ये तो हमारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, किस तरीके से आपने करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। और एक दो प्रॉब्लम लगा लेंगे इसके बाद भी, चिंता ना करें, बस यहाँ कोशिश करें कि चीज़ें आपको 99% क्लियर हो जाए। एक आध % बचेगी तो हम उसको न्यूमेरिकल पार्ट में जब सॉल्व करेंगे उसको, एक दो न्यूमेरिकल्स को, तो आपको 100% जो है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, दैट इज किरचॉफ लॉ। तो हमने जंक्शन लॉ से, जो फर्स्ट लॉ है हमारा, उससे डायरेक्शन ऑफ करंट निकाल लिया। अब डायरेक्शन मिलने के बाद की बात करते हैं। डायरेक्शन मिल गया, लूप रूल लगाना है। लूप रूल के अपने कुछ रूल है। अपने रूल कैसे हैं कि लूप रूल जब लगाया जाता है तो लूप रूल में हमारे जो रूल्स हैं कि जब बैटरी के अंदर, यहां तो मैं बना देता हूं, बैटरी के अंदर जब हम दो लूप बनाते हैं और लूप में हम डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज कंसीडर करते हैं, यानी कि वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या ड्रॉप हो रहा है, वो चीजें कंसीडरेशन में आती हैं। तो जब भी हमारा वोल्टेज, जब लूप का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा तो ईएमएफ बच्चों पॉजिटिव होगा। याद रखना, ये हमारा रूल है। ईएमएफ पॉजिटिव होगा जब हमारे लूप की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। ईएमएफ पॉजिटिव, फर्स्ट रूल, रिमेंबर दिस। अब अगर पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हमारे लूप की डायरेक्शन चल रही है तो हम यहां पर ईएमएफ को नेगेटिव लेते हैं। हम यहां पर ईएमएफ को नेगेटिव लेते हैं। अब कुछ टीचर इसका उल्टा भी बता सकते हैं। वो इसलिए बता सकते हैं क्योंकि मैं तो इक्वल टू साइन के इधर राइट साइड में यूजुअली ईएमएफ को लिखता हूं। अभी आप देखोगे इस चीज को। और कुछ टीचर्स जो है इधर I इंटू R1, I इंटू R2 इस तरह की चीजें लिखते हैं। तो लेफ्ट में ही जहां हम ईएमएफ का ड्रॉप देख रहे होते हैं करंट और रेजिस्टेंस के साथ, उसके साथ ही लिख देते हैं, तो साइन बदल जाता है। लेकिन एज पर माई कन्वेंशन जो मैं लेता हूं मैं वही आपको सिखाऊंगा और ये बहुत आसान है। सबसे बढ़िया मुझे यही लगता है कि आप जो है यहाँ पर
नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो ईएमएफ पॉजिटिव लीजिए, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल बढ़ रहा है। यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो बैटरी का पोटेंशियल घट रहा है, इसीलिए आप ईएमएफ को नेगेटिव लीजिए। ठीक, अब लूप की जो डायरेक्शन होती है, जो लूप की डायरेक्शन होती है उसको भी नोट कर लेते हैं। लूप की डायरेक्शन, लूप की डायरेक्शन, लूप की डायरेक्शन के डायरेक्शन में अगर करंट होता है, इफ लूप की डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट, loop direction is same as the direction of current, then EMF whatever be E into I into R, जो भी IR होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर लूप डायरेक्शन के अपोजिट होगा, लूप डायरेक्शन is not same as the direction of current, as the direction of current, तो यहां पर जो I इंटू आर है वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ये बात पहले नोट कर लीजिए आप पॉइंट्स बनाकर। फिर अब हम बनाएंगे लूप इक्वेशन बनाएंगे और आप इस बात को समझ भी जाओगे कि इक्वेशन कैसे फ्रेम हो रही है। नोट करो बिल्कुल ध्यान से पॉइंट बनाकर, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा ये और ये चौथा पॉइंट, ये चारों पॉइंट नोट कीजिए। उसके बाद हम लूप फ्रेम करेंगे और लूप में डायरेक्शन के साथ हम ईएमएफ का समीशन करेंगे। नोट किया जाए, नोट कर लिया हो तो मैं इसको रब कर देता हूं और अब हम लूप बनाते हैं। देखिए भाई, अब आ जाते हैं। अब मैंने एक लूप बनाना है। लूप आप इसमें कैसे बना सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे आप बनाना चाहो, लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ उस तरीके से बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर मैं यूजुअली जो है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से ही करंट आउटवर्ड लेकर जाता हूँ ताकि मेरी ईएमएफ पॉजिटिव बनी रहे। और मैंने एक लूप बनाया ये, मैं यहाँ नेमिंग दे देता हूँ, ये ए बी हो गया तो इसको सी लिख देता हूँ, इसको डी लिख देता हूँ, ठीक, और इसको ई लिख देता हूँ और ये एफ पॉइंट हो जाएगा हमारा। तो लूप वन, ये फर्स्ट वाला लूप है मेरा, ध्यान से देखना, लूप वन ले रहा हूं मैं, पहले वाला लूप। तो जो फर्स्ट लूप है उसकी अगर मैं बात करूं तो वो लूप मैं लिखूं ए बी सी डी, और ए बी डायरेक्ट नहीं लिखता मैं, ए ई टू बी लिखता हूं, ए ई टू बी, ई टू बैटरी से होकर जा रहा है, ठीक, सी वो पॉइंट ही मान लिया मैंने ई टू बैटरी वाला, सी डी ए जो लूप मेरा वन है उसको मैंने यहां कंसीडर कर लिया। अब इस लूप में जो पोटेंशियल है, नेट जो पोटेंशियल है उसकी मैं बात करूंगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप या नेट पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं अगर शुरू करूं, पहले आई इंटू आर की बात कर लेता हूं। तो इस वाले डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ लूप, यही डायरेक्शन है, आप देखिए ऐसे जा रहा है, फिर इसमें ऐसे आ रहा है। तो ये हो गई मेरी आई माइनस आई वन इंटू आर टू प्लस, उधर देखो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, एक रेजिस्टेंस एरी, इसमें भी डायरेक्शन ऑफ करंट इज द डायरेक्शन ऑफ लूप, सो आई इंटू कैपिटल आर विच इज इक्वल टू साइन के इधर लिखना है ईएमएफ को अकॉर्डिंग टू माई रूल। यहां देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यानी कि क्या बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है। नेगेटिव से पोटेंशियल में लूप की डायरेक्शन देखो कैसे, ऐसे नेगेटिव से पॉजिटिव यानी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो यहां पर मैं पॉजिटिव लिखूंगा इसको, दैट इज E2, ठीक। ये हमारी इक्वेशन वन होगी बाय लूप वन। अब लूप टू ले लीजिए आप। लूप टू में इक्वेशन जो बनेगी विच इज ए ई सी बी सी
डी, ऐसे कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो इसको लेता हूं मैं ए ई सी, ए ई सी नहीं, ए ई एफ, ए ई एफ सी डी ए, ये वाला जो लूप है, ये बाहर बार वाला ले रहा हूं मैं, ये ध्यान से देख लीजिए इसको, बाहर बार वाला ले रहा हूं ये लूप। अब इसके केस में अगर मैं इक्वेशन फ्रेम करता हूं तो कैसे फ्रेम होगी? यहां देखो, ये करंट की डायरेक्शन I1 इंटू आर वन, तो ये बन गई I1 इंटू आर वन, ठीक, प्लस I इंटू कैपिटल आर, ये दिख रही है मुझे यहाँ बिल्कुल साफ, और इक्वल टू किसके बराबर होगा? ये यहाँ पर भी देखो, बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि बढ़ रहा है पोटेंशियल, पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो मैं यहाँ ईएमएफ को पॉजिटिव करूंगा, which is equal to E1. This is our equation number 2. And by solving these two equations, we can resolve these variables. The variable are the current I1 and I. Variables are two, which are I1 and I. अगर जरूरत पड़ी तो एक इक्वेशन और बनाई जा सकती है, इसके अंदर से लूप बनाया जा सकता है। चलो ठीक है, आप कहते हो तो बना देता हूँ। वैसे इन दो इक्वेशन से दो वेरिएबल हैं हमारे करंट वाले, I1 और I दोनों सोल्व हो सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं एक लूप और बनाकर दिखा देता हूँ, दैट इज लूप नंबर 3। तो थर्ड लूप में अगर मैं ऐसे ले लूँ, ये इंटरेस्टिंग लगेगा तुम्हें, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव भी आएगा। मैंने ऐसे ले ली डायरेक्शन ऑफ लूप, दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज सेकेंड, ठीक। तो थर्ड लूप में देखिए I1 इंटू आर वन, बिल्कुल सही, लूप की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन I1 इंटू आर वन, ठीक। अब इधर आए तो अपोजिट डायरेक्शन होगी भाई, माइनस R2I माइनस I1, क्योंकि देखो यहाँ करंट कैसे जा रहा है, ऐसे, और लूप कैसे आ रहा है, ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो ये माइनस साइन हमने यहाँ यूज कर लिया है, ठीक। इसके बाद अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूँ तो राइट हैंड साइड में ईएमएफ लिखते हैं। यहाँ तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो E1 पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पोटेंशियल घट रहा है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो इसको मैं E2 लिख देता हूँ। तो E1 माइनस E2, क्योंकि ये माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, उधर इंक्रीज हो रहा था तो वो उस प्लस साइन के साथ मैंने लिखा है। ये हमारा साइन कन्वेंशन है। ये हमारी थर्ड इक्वेशन भी बन गई। आप चाहो तो इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो, चाहो इन दोनों का यूज करो, चाहे इन दोनों का यूज करो, आपके I1 और I की वैल्यू मिल जाएगी। बड़ी आसानी से आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हो, ठीक। ये तो हमारा तरीका है कि हम लूप कैसे बना रहे हैं। अब एक देखो सीबीएसई का क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप पहले इसको नोट करिए, लिख लीजिए सारी बातों को। एक सीबीएसई का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा किस तरीके से सॉल्व होता है और किस तरीके से हम वेरिएबल भी सॉल्व कर सकते हैं। ये सीबीएसई 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको मैं अभी नोट करता हूँ, आप पहले नोट कीजिए, ठीक है। देखिए भाई ध्यान से, हमें I1, I2, I3 की वैल्यू निकालनी है इसमें। नोट कीजिए भाई, नोट कीजिए। अब देखिए ध्यान से, 12, 6, 5, 2, 3, यहाँ 12 और यहाँ 6 वोल्ट और ये 6 वोल्ट, इसमें रेजिस्टेंस 5, इसमें रेजिस्टेंस 2 और यहाँ पर 3। ये डायग्राम है भाई। अब देखो इन्होंने करंट की डायरेक्शन भी गिवन है जो हमें नहीं निकालनी पड़ रही है। इसमें I1, इसमें I2, यहाँ पर बढ़ता हुआ करंट I1 दिखाया और ये भी करंट जो है 3 ओम, 2 ओम, 5 ओम, और यहाँ पर I3 करंट दिखाया, एंड दिस इज I2। क्वेश्चन को नोट कीजिए, पहले ध्यान से इसको ऑब्जर्व कीजिए, फिर उसके बाद इसमें इक्वेशंस फ्रेम करेंगे और देखिए बनेगा।
किरचॉफ लॉ से ये क्वेश्चन बनाना है हमें, और इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ I1, I2, I3। तीन करंट है, तीनों अलग अलग ब्रांचेस में तीन करंट फ्लो कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक इक्वेशन तो ये बनी, जब यहाँ से I1 जा रहा है तो ये भी इधर I1 ही जा रहा होगा, यहाँ से I2 आ रहा है तो ये भी इधर I2 आ रहा होगा, और जब वापिस कौन सा जा रहा है, इस वाले जंक्शन से, जंक्शन रूल से आप बना सकते हो इसको। वापिस कितना जा रहा होगा, वापिस तो यही जा रहा है केवल I3, वापिस तो I3 जा रहा है, साफ दिख रहा है। तो ये पहली इक्वेशन बनी, दैट इज I2 प्लस I1 इज इक्वल टू I3। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन बाय जंक्शन रूल, बाय जंक्शन रूल। अब लूप रूल लगाकर सॉल्व करना है, तो मैंने एक लूप इसमें बना लेना है और एक लूप इसमें बना लेना है। आप कहोगे सर ऐसे क्यों बनाया, मैंने कहा मेरी आदत है भाई, मैं पॉजिटिव टर्मिनल से ही लूप निकालने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरा EMF इधर राइट हैंड साइड में पॉजिटिव आए। यहाँ पर भी मेरी आदत है कि मैं पॉजिटिव टर्मिनल से ही लूप की डायरेक्शन को निकालता हूँ, ताकि मेरा EMF राइट हैंड साइड में जो मैं लिखूंगा वो पॉजिटिव बने। अब देखो ध्यान से देखिए, ये 12 वोल्ट की बैटरी, चलो ठीक है, पहले इसमें नेट EMF देख लेते हैं। दैट मीन्स हम यहाँ पर लूप रूल का यूज करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ I इंटू R करेंगे। तो इसमें I1 इंटू 5, तो पहली इक्वेशन बनी लूप 1। नेमिंग करने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, बस तो ये 1 है और ये 2 लिख देता हूँ। ठीक, लूप 1 में ऐसे हम जा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा 5I1। ठीक, अब देखो I3 की वैल्यू दैट इज 2I3 इज इक्वल टू, बैटरी कौन सी है, तो बैटरी है 12 वोल्ट की, इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 1। नाउ लूप 2 बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया, तो साफ दिख रहा है हमें। लूप 2 में इधर से देखो I2 इंटू 3 पॉजिटिव, और इधर फिर अगेन दैट इज 3I2 प्लस, और ये वाला ध्यान से देखिए 2I3 इज इक्वल टू 6 वोल्ट, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी कैन सॉल्व दिस by using, we have three variables I1, I2 and I3, and we made 3 equations. This is first one, second one and third one. इसको सेकंड लिख देते हैं लो, ये थर्ड हो गई। फिर तीनों से हम 3 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहो तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। I3 की वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं भाई, इसमें रिप्लेस कर ली हमने, यहीं पर लिख दूँ या इधर लिख देता हूँ, चलो। दैट इज 5I1 प्लस 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 12, और इधर इसको लिखा, पहले इसी को मैं सॉल्व कर देता हूँ। 5I1 प्लस 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 12, तो 7I1 प्लस I2 2I2, 2 से तो दोनों मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये बड़ा ध्यान रखना, बहुत गलतियाँ होती हैं इसमें। 7I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 12। अब इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके चलता हूँ, दैट इज 3I2 प्लस 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 6। तो ये बना हमारा 2I1 प्लस 3 ये हो गया और 2 ये होगा, 5I2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ लिख लीजिए इसमें, दैट इज 2I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 6। अब इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से और इसको कर दीजिए 2 से, तो दोनों इक्वेशन सेम बन जाएंगी, एक वेरिएबल कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 35I1 प्लस 10I2। इसी तरीके से सॉल्व करते हैं भाई इक्वेशंस को, इज इक्वल टू 60, और इधर भी हमारा 2 इंटू 2 दैट इज 4I1 प्लस 5 इंटू 2 दैट इज 10I2 इज इक्वल टू 12। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, वेरी सिंपल, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 31I1 इज इक्वल टू 12, इसमें गया तो 48
तो I1 की वैल्यू मिली विच इज़ 48/31। ये I1 की वैल्यू आ गई। एक बार चेक कर लेता हूँ भाई, कहीं कोई गलती तो नहीं की हमने। बिल्कुल सही जवाब है, और आई थिंक यहाँ तक दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। चलिए उधर लिख देता हूँ। तो ये हो गया हमारा, यहीं पर लिख देता हूँ। दैट इज I1 इज इक्वल टू 48/31। सही जवाब आया है। I1 की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट आई है। ठीक, अब आप बाकी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, और इसी तरीके से I2 की वैल्यू निकालना चाहो I2 निकाल लीजिए। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इस वाली में पुट कर देते हैं। कहाँ सॉल्व करेंगे, रब कर दें, रब करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो हटाना पड़ेगा। चलो ऊपर करते हैं। ये देखिए, I1 की वैल्यू कहाँ पुट करें, इसमें पुट कर देते हैं। तो ये हो गया 5I1, 5 इंटू 48/31 I1 प्लस 2 इंटू I3 इज इक्वल टू 12। तो I3 की वैल्यू मिल गई। सॉल्व कर लीजिए भाई। I3 इज इक्वल टू 2I3 इज इक्वल टू 12 माइनस 48 5 ज़ा, तो 48 5 ज़ा हो जाएगा 240। हाँ, 240/31। ठीक, इसको अगेन सॉल्व करें यहाँ पर। तो 31 इंटू 12 डिवाइड बाई 31। थोड़ी कैलकुलेशन टफ बन रही है। 31 इंटू 12 कर लीजिए भाई इसको। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 12 3 36, और 37 हो गया। 1 कैरी आया, बिल्कुल सही। माइनस 240 डिवाइडेड बाय 31, और यहाँ मिला हमें 240, इसमें से माइनस कर दो तो ये हो गया 132 डिवाइडेड बाय 31। 132 डिवाइडेड बाय 31। इज इट करेक्ट? करेक्ट नहीं लग रहा है, देख लेते हैं फिर से, कुछ गलती तो नहीं है। 48/31 बिल्कुल सही। 48/31, 2I3 इज इक्वल टू 12, सही बात है। इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये 240 ही बनेगा। हाँ, तो 31 बना, तो इसको इधर ले गए तो 12 इंटू 31 कितना हो गया? अच्छा, इधर ये 2I1 आ रहा था। ये इक्वेशन 2I1 के I3 के बराबर है। तो I3 की वैल्यू होगी बच्चे, दैट इज 66। 60 दूनी 120, 6 दूनी 12, 66 डिवाइडेड बाय 30।